नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 13-14 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे दोस्तों, फर्स्ट न्यूज़ दी गई है अभी हाल ही में हमने 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला यूसुफजई दिवस के रूप में मनाया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि वर्ल्ड मलाला यूसुफजई दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में याद रखना दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र ने युवा मलाला यूसुफजई के योगदान को 12 जुलाई इनके बर्थडे के दिन घोषित किया था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई डे के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ पता ही होगी, है कहाँ से है, तो ये पाकिस्तान की है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में याद रखना कि मलाला यूसुफजई कहाँ की हैं, तो पाकिस्तान की हैं। और इन्होंने दुनिया भर के महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए अभियान चलाए हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और साथ ही साथ इन्हें 2012 में पाकिस्तानी राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया। और 2014 में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। किसके साथ में, तो कैलाश सत्यार्थी के साथ में। तो इनके बारे में याद रखना, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसके बारे में याद रखना। और कैलाश सत्यार्थी कहाँ से हैं दोस्तों, तो ये एमपी से हैं। इनके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों, ये रही सेकंड न्यूज़, जिसे देख लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे सेकंड न्यूज़ दी गई है अभी हाल ही में बाघ गणना 2018 में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जो बाघ गणना होती है वो प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, ऐसे ही बाघ गणना 2018 में की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में विशेष याद रखना कि यह कैमरे के द्वारा की गई बाघ गणना है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वन्य जीव सर्वेक्षण जो कि कैमरे के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि कैमरे के द्वारा की जाने वाली वन्य जीव सर्वेक्षण जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बन गया है, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी 2018 की बाघ गणना वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इसके बारे में याद रखना। और बाघ गणना कब से स्टार्ट हुई है भारत में, तो ये 2006 से हुई है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, अभी हाल ही में गूगल ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि गूगल ने अभी हाल ही में भारत में 10 बिलियन डॉलर निवेश करने का फैसला लिया है या घोषणा की है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। तो दोस्तों याद रखना, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। इन्होंने कहा है गूगल फॉर इंडियन डिजिटलाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि की घोषणा की गई है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और ये किस चीज़ में होगी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पारिस्थितिकी, ये इन सभी चीज़ों में गूगल के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। तो याद रखना। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेते हैं, जो गूगल के सीईओ हैं वो कौन है, तो सुंदर पिचाई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। तो इसके बारे में याद रखना। दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। एशियन कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में 2020 में सितंबर मंथ में जो एशियन कप टूर्नामेंट जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसे खेला जाना था, इसे स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए, तो जून 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ऐसा कोरोना महामारी के कारण किया गया है दोस्तों। यह खेल कहाँ पे होना था, तो दोस्तों इसकी मेज़बानी इस वर्ष पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन अब इस बार 2021 में इसकी मेज़बानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अब यह कहाँ पे खेला जाएगा, तो यह श्रीलंका में खेला जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों, तो कोरोना वायरस का सबसे कम प्रकोप जो है वो श्रीलंका में है, इसलिए अब जो नेक्स्ट एशियन कप टूर्नामेंट होगा 2021 जून में, तो दोस्तों यह श्रीलंका में खेला जाएगा। उसके बाद 2022 का जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा पाकिस्तान में। तो इसके बारे में विशेष याद रखना कि दोस्तों जो इस वर्ष सितंबर महीने में क्रिकेट का एशियन कप होना था उसे स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए, तो जून 2021 तक के लिए। और इसकी मेज़बानी किसे करनी थी, तो इस वर्ष पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन अब अगले जो नेक्स्ट वर्ष है 2021 में वो श्रीलंका करेगा। और श्रीलंका ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि एक सबसे कम इफेक्टेड देश है दोस्तों कोरोना वायरस के कारण। अब इसकी 2021 में मेजबानी कौन करेगा, तो श्रीलंका, और 2022 में करेगा पाकिस्तान। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ली सियन लुंग ने एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीत लिया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री पहले से थे, इन्होंने एक बार फिर से इस पद के लिए चुनाव जीत लिया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। देखते हैं इनके बारे में। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनावों में फिर से जीत हासिल कर ली है और ली सियन लुंग फिर से एक बार यहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, यह इनका कौन सा कार्यकाल होगा, तो चौथा कार्यकाल होगा दोस्तों। चौथी बार यह सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनेंगे, ली सियन लुंग। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने जीती स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स रेस 2020। तो दोस्तों याद रखना, स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स रेस 2020 किसने जीती, तो लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज चलाते हैं। तो इनके बारे में याद रखना। इसके बारे में देख लेते हैं। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटेन से हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्पिलबर्ग की रेड बुल रिंग में स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और इस रेस में वोल्टेरी बोटास सेकंड नंबर पे आए हैं दोस्तों, जो कि कहाँ के हैं, तो फिनलैंड के रेसर हैं। तो अभी दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि वोल्टेरी बोटास ने अभी हाल ही में एक रेस जीती थी, उस रेस का नाम क्या है, करंट
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ये करंट में ही हुई थी अभी, तो इनके बारे में बताना है वोल्टरी बोटास ने कौन सी रेस जीती थी। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज। जैसे देखते हैं, अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के 2020 पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों के जंगडी थोंगडोक को। इनके बारे में याद रखना, के जंगडी थोंगडोक को अभी हाल ही में 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। यह कहाँ से है, तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता के जंगडी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ची लुपो के जंगडी थोंगडोक द्वारा हनी हंटिंग पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। तो दोस्तों याद रखना, शहद तोड़ते समय बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के 2020 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। तो दोस्तों याद रखना, भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पे प्रारंभ हुई की गई है, तो छत्तीसगढ़ में की गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह कोविड-19 महामारी के बीच में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई की जाएगी दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने की है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो PR रामचंद्र मेनन जी हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो भूपेश बघेल जी हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की क्या है, तो राज्यपाल हैं। इनके बारे में याद रखना। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में NTPC ने जीता CII ITC सेलिब्रिटी पुरस्कार 2019। तो CII ITC सेलिब्रिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता है दोस्तों, तो NTPC ने जीता है। इसके बारे में याद रखना। इसके बारे में देखते हैं। NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII IT सेलिब्रिटी पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है और यह दोस्तों विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक उपक्रम की सबसे बड़ी विद्युत निर्माता कंपनी है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसने CII ITC पुरस्कार सेलिब्रिटी पुरस्कार 2019 जीता है अभी NTPC ने। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे दी गई है। जाने माने कार्टूनिस्ट अबाद बिन हसन जामी, कौन दोस्तों, तो अबाद बिन हसन जामी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी गुजराती कार्टूनिस्ट अबाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है। ये जामी के नाम से जाने जाते थे या लोकप्रिय थे। यह एक कार्टूनिस्ट थे जो पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित कार्टूनों को बनाते थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि क्या करते थे अबाद बिन हसन, जिन्हें जामी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यह एक गुजराती कार्टूनिस्ट थे जो कि अभियान नामक पत्रिका में कार्टून बनाने का काम करते थे दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना थोड़ा। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह है क्या, तो यह किसी भी छात्र के लिए जो भी ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना चाहता है, इसकी 6 कैटेगरी में इसे बांटा गया है दोस्तों। तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम है जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उसके बारे में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है, तो अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। और किसके लिए, तो स्कूली छात्रों के लिए किया गया है। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे को 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलाने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे बनाने का फैसला लिया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि भारतीय रेलवे को 2030 तक दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे बनाने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला रेलवे बन जाएगा, जो कि पहला ग्रीन रेलवे होगा दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे डीजल और कोयले से चलने वाले रेल इंजन क्या कर दिए जाएंगे दोस्तों, तो बंद कर दिए जाएंगे और 100% रेलवे का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी निजी हाथों में 151 ट्रेन देने का भी फैसला किया गया है, जो कि अतिरिक्त 151 ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो उनके लिए बोली लगाई जाएगी। तो दोस्तों याद रखना कितनी ट्रेनों के लिए निजीकरण के लिए बोली लगाई जा रही है, तो 151 ट्रेनों के लिए। तो इसे याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज दी गई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान चलाने का फैसला लिया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, किस सरकार ने रोको टोको अभियान प्रारंभ किया है अभी, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ये क्या है दोस्तों, तो यह रोको टोको अभियान को कोविड-19 महामारी के चलते जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर दोस्तों मास्क नहीं लगाएगा, तो उसे यहाँ पे इस अभियान के तहत उससे शुल्क लिया जाएगा दोस्तों। कितने रुपए, 20 रुपये का, और उसे वहाँ पे मास्क दे दिया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना किस सरकार ने चलाया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान चलाया है अभी कोविड-19 के लिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने अभी एक योजना चलाई है, जीवन शक्ति योजना। दोस्तों क्या है ये, मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना। तो यह शहरी बेरोजगार महिलाओं के लिए चलाई गई है, जिसमें दोस्तों शहरी बेरोजगार महिलाएं सूती कपड़े के मास्क बनाकर 11 रुपये प्रति मास्क की दर से
सरकार को देंगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना है क्या, तो जो शहरी बेरोजगार महिलाएं हैं उनके लिए सूती कपड़े से बनाए हुए मास्क, सरकार उनके द्वारा जो मास्क बनाए जाएंगे सरकार उसे 11 रुपये प्रति मास्क की दर से खरीदेगी दोस्तों, तो जिससे उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा यहाँ पे, हाल ही में तेलंगाना में आदिवासी संक्षेमा परिषद ने गोंडी कोया भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित करने के लिए अभियान चलाया है। तो इसके बारे में याद रखना कहाँ पे, तो दोस्तों तेलंगाना में आदिवासी संक्षेमा परिषद ने गोंडी या कोया भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित करने के लिए कहा है। तो दोस्तों याद रखना कि संविधान की कौन सी सूची में भाषाएं हैं, तो ये 8वीं सूची में है। तो इसके बारे में याद रखना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में तेलंगाना आदिवासी संक्षेपा परिषद ने गोंडी या कोया भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित करने के लिए अभियान चलाया है। तो इसके बारे में याद रखना। यह भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डे, तो इसके बारे में याद रखना। पहला राष्ट्रीय सारंगी दिवस, पहला है दोस्तों राष्ट्रीय सारंगी दिवस कब मनाया गया, अभी हाल ही में, तो ये 12 जुलाई को मनाया गया। तो इसके बारे में याद रखना। राष्ट्रीय सारंगी दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों, तो हेनरी डेविड के सम्मान में राष्ट्रीय सारंगी दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। सेकंड देखते हैं दोस्तों। अभी एक और 12 तारीख को डे मनाया गया दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो ये पेपर डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में पेपर बैग के महत्व को समझने के लिए यह डे मनाया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि 12 जुलाई को हमने कितने इंपॉर्टेंट डे मनाए हैं यहाँ पे, तो दोस्तों राष्ट्रीय सारंगी दिवस मनाया है, पेपर डे मनाया, मलाला यूसुफजई दिवस भी मनाया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।